हेलो एवरीवन। चलिए आज हम आपके सामने डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है दिस इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, है ना। इसेंट्रिक कनेक्शन जनरली लोग इसको बोलते हैं। सबसे पहली बात, हम सभी लोग जानते हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट इसेंट्रिसिटी, अगर मैं इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करूं, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब होता है कि लोड जो है वो सेंटर पर अप्लाई ना हो रहा हो, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर अप्लाई हो रहा हो। एम आई राइट? एक्चुअल में उसी को इसेंट्रिक बोला जाता है। इस पूरे कनेक्शन को स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोगों ने अगर पढ़ा है, हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट का बिल्कुल बेस सब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने एक केस जरूर पढ़ा होगा। वो कोई केस कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक इस तरीके से बीम दिखाई दे दी थी, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये केस हो सकता है आपके टीचर ने आपके सामने डिस्कस किया हो कि इस तरीके से हमारे लिए एक बीम दिखाई दिया, और इस तरीके से अगर हमारे लिए एक बीम दिखाई देता था, उस बीम पर कुछ इस तरीके से लोडिंग आपके लिए दिखाई देता था। एम आई राइट और रॉन्ग? इधर पर हमने लोड अप्लाई किया था एंड दिस लोड इज कैपिटल पी, और यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज अ स्पेसिंग, यानी दिस इज अ इसेंट्रिसिटी, और जो इसेंट्रिसिटी हमारे लिए दिखाई देता था, दिस इसेंट्रिसिटी इज ई। तो हम सभी लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए हम कभी भी आपके सामने इस पर्टिकुलर बीम के बारे में बात करेंगे, तो जब ये लोडिंग इस पॉइंट पर ट्रांसफर होता था, तो एक तो सीधा P लोड इस वाले पॉइंट पर ट्रांसमिट हो जाएगा, और साथ में P मल्टीप्लाई बाय E का मूवमेंट भी यहां पर डेवलप होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक तो सीधा P लोड यहां पर ट्रांसफर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, और साथ में P इंटू E का कपल मूवमेंट भी यहां पर क्या हो गया, कपल मूवमेंट भी हमें जनरेट होता हुआ दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम अच्छे तरीके से एक बात समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने कैंटिलीवर बीम के बारे में पढ़ा होगा। हमने इस तरीके से कैंटिलीवर बीम बनाया था लाइक दिस, इस तरीके से एक P लोड अप्लाई किया था, और ये वाला डिस्टेंस अगर मैं L मानूं, तो इस फिक्स सपोर्ट पर आप लोगों को याद होगा एक तो सीधा रिएक्शन डेवलप होता था P का, और एक P इंटू L का मूवमेंट हमारे लिए यहां पर डेवलप होता हुआ दिखेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल यही केसेस के ऊपर ये इसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन बेस्ड होता है। बस आपको याद रखना है, इसेंट्रिसिटी का मतलब है सेंटर पर लोड अप्लाई ना होकर सेंटर से कुछ डिस्टेंस अवे लोड का अप्लाई होना, लोड को ट्रांसफर करना। माय डियर फ्रेंड, प्लीज सी हियर प्रॉपर्ली। अच्छे तरीके से एक बात सुनिए और समझने की कोशिश करना। जैसे जब भी हम आपके सामने इस P फोर्स की बात करते हैं, जब भी हम P फोर्स किसी भी सेंटर से किसी डिस्टेंस E पर ट्रांसमिट करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल में आप लोगों को एक बात समझ में आ रहा होगा, पहले तो ये P फोर्स डायरेक्टली इन वोल्ट पर ट्रांसमिट हो जाएगा। एम आई राइट? पहले तो ये P फोर्स डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इन वोल्ट पर ट्रांसमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल जैसे वहां पर हो रहा था। और एक P इंटू E का क्या होगा, एक P इंटू E का इस तरीके से कपल भी जनरेट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये P इंटू E का एक प्रकार से अगर देखा जाए कपल भी जनरेट होगा। वो बात अलग है कि हमारा वोल्ट इस तरीके से है, वो बात अलग हमें समझ में आ रहा है कि हमारा बोल्ट जो है वो इस तरीके से है, और P इंटू E जो लग रहा है, तो इस बोल्ट को वो क्या करेगा, इस बोल्ट को वो टॉर्क कर रहा होगा, इस तरीके से वहां पर ट्विस्टिंग में लगकर हमें ट्विस्टिंग दिखाई दे रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? अब अपन देखिएगा, यानी कि ये टॉर्शनल मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट नहीं है। एक बात तो हमारे लिए सब बच्चों को ये ऑलरेडी क्लियर है। अब कंडीशन देखना, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। तो पहली बात तो हम आपके सामने ये समझ चुके हैं कि जब भी हमारे कनेक्शन के ऊपर इसेंट्रिक लोडिंग आ रही होगी या इसेंट्रिसिटी आ रही होगी, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि इस पर दो तरीके से फोर्स डेवलप हो सकता है। एक तो डायरेक्टली फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट फोर्स होगा, और एक टॉर्शन आ रहा है, और टॉर्शन का मतलब होता है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्टेंस, है ना। तो एक टेंजेंशियल फोर्स वहां पर आएगा, और एक वहां पर डायरेक्ट फोर्स हमें एक्ट होता हुआ दिखेगा। माय डियर फ्रेंड, प्लीज सी हियर प्रॉपर्ली। अच्छे से एक बात सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने डायरेक्ट फोर्स के बारे में बात करूंगा। फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू कौन सा फोर्स, तो फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू डायरेक्ट फोर्स, और ये जो डायरेक्ट फोर्स है उसको हमने बोल दिया FD, ठीक है ना। दिस इज द डायरेक्ट फोर्स। अगर मैं डायरेक्ट फोर्स की आपके सामने बात करता हूं, तो डायरेक्ट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय FD, हमने इसको FD के नाम से जाना है। अब कंडीशन सुनना, हमने आपसे बोला कि अगर मैं डायरेक्ट फोर्स के बारे में बात करूं, सपोज दैट यहां पर अब मुझे कुछ चीज माननी पड़ेगी, जैसे कि मैंने ये माना है कि जो जितने भी नंबर ऑफ बोल्ट हैं, वो सभी नंबर ऑफ बोल्ट का डायमीटर इज सेम। जितने भी बोल्ट हमें दिख रहे हैं उनका डायमीटर सेम, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। अच्छा एक बात बताइए, डायमीटर सेम है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसका मतलब एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? π/4 d स्क्वायर, एरिया इज रिमेन सेम, π/4 तो कांस्टेंट है ना, और डायमीटर सेम है, तो इसका मतलब हर एक बोल्ट का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन सेम होगा। तो माय डियर फ्रेंड, हमने जैसे ही यहां पर P फोर्स को अप्लाई किया, इफ आई विल अप्लाइंग अ P फोर्स हियर, ये P फोर्स डायरेक्टली इस पर ट्रांसमिट होगा,
ठीक है ना, डायरेक्टली इन वोल्ट पर क्या होगा, डायरेक्टली इन वोल्ट पर ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो मेरे भाई अगर मैं आपके सामने डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस हियर, अगर मैं आपके सामने डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में बात करता हूं, तो भैया सच बताओ डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकलेगा? अरे यार स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया इन जनरल। वैसे तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन ठीक है इन जनरल हम उसको बोल सकते हैं कि स्ट्रेस अगर मुझे निकालना है तो स्ट्रेस इज द फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने आपके सामने डायरेक्ट स्ट्रेस निकाला, डायरेक्ट स्ट्रेस दैट मींस स्मॉल एफडी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, सो आई विल अप्लाइंग अ फोर्स कैपिटल पी, मैंने कैपिटल पी फोर्स अप्लाई किया। और इफ आई विल टॉक अबाउट एरिया, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो देखिए यहां पर कितने नंबर ऑफ बोल्ट है, 1 बोल्ट इज देयर, 2 बोल्ट इज देयर, 3 नंबर ऑफ बोल्ट इज देयर, 4 बोल्ट इज देयर, 5th नंबर ऑफ बोल्ट इज देयर एंड 6th नंबर ऑफ बोल्ट इज देयर। यहां पर 6 नंबर ऑफ बोल्ट हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही हमने यहां पर फोर्स को अप्लाई किया तो भैया टोटल एरिया की हम बात करें तो टोटल एरिया इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, यानी कि कहां तक जाएगा, अप टू AN। मान लो यहां पर तो कितने नंबर ऑफ बोल्ट थे, यहां पर तो 6 नंबर ऑफ बोल्ट थे, लेकिन मान लो N नंबर ऑफ बोल्ट होते तो हमें टोटल एरिया लेना पड़ता, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। यानी ईच एंड एवरी बोल्ट पर लगभग, ईच एंड एवरी बोल्ट पर अगर मैं आपके सामने बोलूं तो इतना स्ट्रेस लगभग जा रहा होगा। ये बात बिल्कुल 100% ट्रूथ है ना, ईच एंड एवरी बोल्ट पर लगभग इतना फोर्स जा रहा होगा। माय डियर फ्रेंड, हमने आपसे बोला अगर डायामीटर सेम है, एरिया सेम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन N मल्टीप्लाई बाय A। अरे सही बात है कि नहीं? अगर भाई सभी फोर्स का वैल्यू सेम है, सभी एरिया का वैल्यू सेम है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट्स आर सेम, अगर हमारे बोल्ट का क्रॉस सेक्शन सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं ना N मल्टीप्लाई बाय A। सही बात है ना, इसको हम इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो ये हमने आपके सामने क्या बोला, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस। ये हमने आपके सामने डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू बोली, लेकिन याद रखें बच्चों, मुझे डायरेक्ट स्ट्रेस थोड़ी ना निकालना है, मुझे डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मुझे डायरेक्ट फोर्स निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं निकालना, मुझे डायरेक्ट फोर्स निकालना है। तो भैया अगर मान लीजिए हमारे लिए डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जैसे सपोज दैट ये हमने आपके सामने बोल्ट नंबर 1 की बात की, मैंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1। स्ट्रेस हमारे पास गिवन है ना, हमें फोर्स निकालना है। अच्छा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता था, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। स्ट्रेस हमारे पास है ही, एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। एम आई राइट और रॉन्ग? वेरी इजी। तो हमने आपके सामने क्या बोला है, अच्छे तरीके से समझिएगा, ये स्टेटमेंट काम में आएगा अभी। हमने आपसे बोला मुझे डायरेक्ट फोर्स निकालना है एट बोल्ट 1। आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1, डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1, फर्स्ट बोल्ट पर डायरेक्ट फोर्स का कितना वैल्यू होगा। सो इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1, फर्स्ट बोल्ट पर कितना वैल्यू होगा डायरेक्ट फोर्स का, तो अगर मुझे FD1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ FD1, देन FD1 यानी डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1, स्ट्रेस हमारे पास है, स्ट्रेस हमारे पास कितना है, P डिवाइडिंग बाय स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय A, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट 1। तो हमने ईच एंड एवरी बोल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया तो A ही मान लिया। एम आई राइट रॉन्ग? क्रॉस सेक्शन एरिया सभी का सेम है ना, तो हमने बोल्ट 1 का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको कितना मान लिया, A मान लिया। देखो हमें क्या दिख रहा है, A से A को हमने उड़ा दिया, देन व्हाट इज द डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1, तो फर्स्ट बोल्ट पर जो डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू है इट इज P अपॉन N। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे पास जो डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1 आया, तो डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1 इज इक्वल टू P अपॉन N, ये हमारे पास आया। अगर मैं आपके सामने N की बात करता हूं, सो वेयर N इज द नंबर ऑफ बोल्ट, N क्या कहलाएगा, N को मैंने नंबर ऑफ बोल्ट बोला है, तो अगर मैं आपके सामने N की बात करता हूं, सो वेयर N इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स। अगर मैं N की बात करूंगा तो N को हमने क्या बोला, N इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स, N को हमने नंबर ऑफ बोल्ट बोल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो N की अगर अपन बात करेंगे तो N को हमने क्या बोल दिया, N को हमने नंबर ऑफ बोल्ट बोल दिया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ FD1, ये हमारे पास FD1 है, दैट मींस डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1। तो अगर मुझे डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1 निकालना है तो डायरेक्ट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन N, N का मतलब नंबर ऑफ बोल्ट। अच्छा, अब चाहे हम बोल्ट 2 का निकालें, चाहे हम बोल्ट 3 का निकालें, चाहे बोल्ट 4 का, हर किसी पर डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू तो P अपॉन N ही होगा ना, दैट मींस फोर्स अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट्स हियर। ठीक है, तो चलो हमने फर्स्ट बोल्ट पर
यानी हर एक बोल्ट पर जो फोर्स का वैल्यू जाएगा इट इज पी बाय एन ही जाएगा, सीधी सीधी बात है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपके सामने डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स बनाऊं, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं डायरेक्ट फोर्स का, डायरेक्ट फोर्स किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाइयों, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। सो राइट डाउन, लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स, राइट डाउन दी हेडिंग डालिएगा डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स। डायरेक्ट फोर्स का क्या डायरेक्शन है इसके बारे में अपन बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स, डायरेक्ट फोर्स का क्या डायरेक्शन है इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपके सामने डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स के बारे में बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स, अगर हम डायरेक्ट फोर्स के डायरेक्शन के बारे में आपके सामने बात करें तो अच्छी तरीके से एक बात सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाहूंगा आपसे। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स के बारे में बात करता हूं तो देखो हमारे पास यहां पर 6 नंबर ऑफ बोल्ट हमारे लिए दिखाई दे रहे थे। सो दिस इज अवर बोल्ट नंबर 1, ये हमारे लिए यहां पर बोल्ट नंबर 1 दिखाई दिया। दिस इज अवर बोल्ट नंबर 2, ये बोल्ट नंबर 2 दिखाई दिया। दिस इज अवर बोल्ट नंबर 3, ये बोल्ट नंबर 3 दिखाई दिया। दिस इज बोल्ट नंबर 4, ये बोल्ट नंबर 4 दिखाई दिया। दिस इज बोल्ट नंबर 5, ये बोल्ट नंबर 5 दिखाई दिया। एंड दिस इज अवर बोल्ट नंबर 6, ये हमारे लिए बोल्ट नंबर 6 हमें दिखाई दे रहा है। आर यू गेटिंग? और मैंने आपके सामने बोला अगर मैं डायरेक्ट फोर्स की यहां पर बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट डायरेक्ट फोर्स हियर, अगर मैं डायरेक्ट फोर्स की आपके सामने बात करूंगा तो देखिए डायरेक्ट फोर्स में हम क्या बोलना चाहते हैं, ईच एंड एवरी बोल्ट पर किस तरीके से फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। तो हमने बोला डायरेक्ट फोर्स ईच एंड एवरी बोल्ट पर इसी तरीके से जाएगा, इसको हमने FD1 बोला, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरे बोल्ट पर डायरेक्ट फोर्स जाएगा, इसको हमने FD2 बोला। इसी तरीके से तीसरे बोल्ट पर फोर्स ट्रांसमिट होगा, इसको हमने FD3 बोला। इसी तरीके से चौथे बोल्ट पर फोर्स ट्रांसमिट होगा, इट इज कॉल्ड एज FD4। इसी तरीके से पांचवें बोल्ट पर फोर्स ट्रांसमिट होगा, इट इज FD5। और इसी तरीके से छठवें बोल्ट पर फोर्स ट्रांसमिट होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज FD6, इसको हमने FD6 बोल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी लोग समझ में आ रहा है? तो भैया याद रखिए कोई भी बोल्ट पर डायरेक्ट फोर्स निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है P बाय N, यानी जितना फोर्स हमने यहां पर अप्लाई किया है डिवाइडिंग बाय N नंबर ऑफ बोल्ट, उसमें अपन N नंबर ऑफ बोल्ट का क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। यहां पर जैसे कि अगर मुझे दिख रहा है 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स आर देयर, अगर हमारे पास ये 6 नंबर ऑफ बोल्ट दिखाई दे रहे हैं तो हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। एम आई राइट रॉन्ग? यहां पर n का वैल्यू कितना है, सो द वैल्यू ऑफ n इज बिकम इक्वल टू 6, यहां पर 6 है, इसीलिए FD1 का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, FD1 हमारे पास हो जाएगा P बाय 6। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने FD2 के बारे में बात करूं, सो इफ आई विल टॉक अबाउट FD2, तो FD2 भी कितना हो जाएगा, इट इज ऑल्सो अ P बाय 6। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से मैं ईच एंड एवरी बोल्ट पर डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू निकाल सकता हूं एंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट फोर्स इज बिकम इक्वल टू P बाय N। इस तरीके से हम निकालेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करेंगे सो द वैल्यू इज बिकम P बाय 6, ये हमारे पास P बाय 6 हो जाएगा। वेरी आसान, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन की बात ये आती है कि सर इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स भी तो आएगा। बिल्कुल सही बात है ना यार भाई, टॉर्शन आ रहा है, टॉर्शन का मतलब ही होता है टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो मैंने आपसे बोला अगर मैं टॉर्शन के बारे में आपके सामने बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट टॉर्शन, तो देखो हमने आपके सामने टॉर्शन के बारे में अगर बात किया तो यहां पर एक टॉर्शन मूवमेंट भी आ रहा है ना। तो टॉर्शन को किस तरीके से डिफाइन करते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो टॉर्शन इज इक्वल टू हमारे पास होता है टेंजेंशियल फोर्स। अगर मैं टॉर्शन की बात करता था तो टॉर्शन हमारे पास होता था दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाय कौन सा डिस्टेंस, तो टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्टेंस। जब हम टेंजेंशियल फोर्स में रेडियल डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तभी टॉर्शन कहलाता है। सो इफ आई विल टॉक अबाउट टॉर्शन, अगर अपन टॉर्शन के बारे में बात करते हैं सो टॉर्शन इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्टेंस। हमें टेंजेंशियल फोर्स में रेडियल डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। चलिए तो अगर मैं आपके सामने टॉर्शन के बारे में बात करता हूं सो टॉर्शन इज द टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्टेंस। चलो ठीक है। अब जैसे कि सपोज दैट मैंने आपके सामने 6 नंबर ऑफ बोल्ट का ग्रुप लिया है भाई, जो हमने 6 नंबर ऑफ बोल्ट लिया है ना वो बोल्ट ग्रुप कहलाता है। हमने क्या किया यहां पर, सी हियर, अच्छे तरीके से सुनिएगा। हमने यहां पर 6 बोल्ट का ग्रुप लिया, एक बोल्ट, दिस इज दूसरा बोल्ट, दिस इज तीसरा बोल्ट, दिस इज चौथा बोल्ट, दिस इज पांचवा बोल्ट, दिस इज छठवा बोल्ट। ठीक है ना? हमने 6 नंबर ऑफ बोल्ट आपके सामने यहां पर कंसीडर किए हैं, आपके सामने डिस्कस किया है। अब अगर मैं आपके सामने यहां पर सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप की बात करूं तो ये हमारे लिए क्या दिखाई दे रहा है, यहां से अगर मेरे लिए जो दिखाई देगा दिस इज सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप, ये हमारे लिए बोल्ट ग्रुप का सीजी दिखाई देगा।
माय डियर फ्रेंड, यहां सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप से, अगर सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप से मैं इस वाले 1 बोल्ट के बीच का यहां से डिस्टेंस निकालूं, ठीक है ना। अगर इस डिस्टेंस के बारे में मैं आपके सामने बात करता हूं, यहां तक की डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को आई विल कंसीडरिंग R1, इसको हमने रेडियल डिस्टेंस एट बोल्ट 1 बोल दिया। समझ में आ रहा है, ये भैया बोल्ट नंबर 1 ही है ना, इसको हमने रेडियल डिस्टेंस एट बोल्ट 1 बोल दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहां से यहां तक की आपके सामने बात करता हूं, तो ये जो हमारे लिए दिखेगा, ये 2 बोल्ट का रेडियल डिस्टेंस दिखेगा एंड द डिस्टेंस इज बिकम R2, इसको हमने R2 बोला। इसी तरह से 3 बोल्ट का, 4 बोल्ट का, 5th बोल्ट का, 6th बोल्ट का रेडियल डिस्टेंस हमारे लिए दिखाई दे सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमने आपके सामने बोला कि यहां से जो दिखाई देगा दिस इज R3, यहां पर जो दिखाई देगा दिस इज R4, यहां पर जो दिखाई देगा दिस इज R5, यहां पर जो दिखाई देगा इट इज R6। तो हमने R1, R2 और यहां पर हमने बोला R3, यहां पर हमने आपके सामने बोला R4, यहां पर हमने आपके सामने बोला R5 और यहां पर हमने आपके सामने क्या बोल दिया? सो दिस इज कॉल्ड एज R6। ये हमें R6 दिखाई दिया, यानी ईच एंड एवरी बोल्ट का सीजीओ बोल्ट ग्रुप से डिफरेंट रेडियल डिस्टेंस है। ये बात हम सभी लोग को पता है अच्छे तरीके से। अच्छा, वो बात अलग है, R1 लगभग R3 के बराबर है, R6 R4 के बराबर है, R5 R2 के बराबर है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो अलग कहानियां हैं। लेकिन फिर भी हमें दिख रहा है ना सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप, यानी कि सीजी से लेकर ईच एंड एवरी बोल्ट के बीच का रेडियल डिस्टेंस हमारे लिए यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स निकालना चाहता हूं, उसके पहले मुझे टॉर्सन इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू टॉर्सन इक्वेशन, अगर मैं आपके सामने टॉर्सन इक्वेशन के बारे में बात करूं, तो हमने आपको टॉर्सन इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, और टॉर्सन इक्वेशन मेरे पास जो था, इट इज T by J is equal to tau by R is equal to G थीटा अपॉन L। ये मैंने आपके सामने बात किया। अच्छा, एक बात बताइए, इस J को मैं IP लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे बिल्कुल लिख सकता हूं ना, J को IP लिख सकता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा, J का मतलब होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई ऑल्सो रिटन लाइक IP, मैं इसको IP भी लिख सकता हूं ना यार, बिल्कुल लिख सकता हूं IP। तो हमने इसको IP बोला। हम क्या करते हैं, शुरू के 2 टर्म्स को इक्वेट करते हैं। आई विल इक्वेट अ फर्स्ट 2 टर्म्स हियर। शुरू के 2 टर्म्स को मैंने आपके सामने इक्वेट किया, तो भैया यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमने 2 टर्म्स को इक्वेट किया, तो ये हो जाएगा T अपॉन IP इज इक्वल टू टाउ अपॉन R। तो अगर मैं आपके सामने टाउ का वैल्यू यहां से निकालूंगा, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ टाउ, अगर मैं टाउ का वैल्यू आपके सामने निकालूं, तो टाउ क्या हो जाएगा, T अपॉन IP मल्टीप्लाई बाय R। और हमने आपसे बोला था इस R को आप स्मॉल r भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये R रेडियस नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, ये रेडियस नहीं है, इट इज अ रेडियल डिस्टेंस। मैं जब सॉम पढ़ाता हूं तब भी मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं कि ये रेडियस नहीं है भैया, इट इज अ रेडियल डिस्टेंस। ये रेडियल डिस्टेंस कहलाता है। आर यू गेटिंग? ये रेडियल डिस्टेंस है। हमने आपके सामने बोला कि जैसे सपोज दैट अगर मैं बोल्ट, अच्छा, अब IP का मतलब है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और IP कैसे निकाला जाएगा, तो IP तो मुझे ईच एंड एवरी बोल्ट का निकाल के सम करना पड़ेगा। तो देखिएगा, अगर मैं IP की बात करूं तो IP कैसे निकाला जाता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया A मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, A मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर। यानी कहने का मतलब इज दिस, कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर मैं आपके सामने ईच एंड एवरी बोल्ट का IP निकालना चाहूं, भाई क्रॉस सेक्शन एरिया तो सभी बोल्ट का A ही था, ये बात हम सभी लोग समझ चुके हैं। अगर मैं ईच एंड एवरी बोल्ट का IP निकालना चाहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपसे बोला, अगर मान लीजिए मैं ईच एंड एवरी बोल्ट का IP निकालना चाहूं, तो IP निकलेगा कैसे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तो टाउ का वैल्यू आ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टाउ का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू T अपॉन IP मल्टीप्लाई बाय R। ये हम इस तरीके से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन इजिली कैलकुलेट राइट नाउ हियर। अब कंडीशन सुनिए, IP इज इक्वल टू AR स्क्वायर। तो अगर मुझे IP का वैल्यू निकालना है, तो IP देखना क्या होगा, पहले बोल्ट का IP हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर, दूसरे बोल्ट का हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीसरे बोल्ट का हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय R3 स्क्वायर। ऐसा ही हो जाएगा ना, प्लस डैश 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 n नंबर ऑफ बोल्ट है, तो A मल्टीप्लाई बाय Rn का स्क्वायर। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, A मल्टीप्लाई बाय Rn का स्क्वायर, इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमने अगर आपके सामने आईपी का वैल्यू कैलकुलेट किया, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर मैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो ए ब्रैकेट में क्या बचा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर, यही बचा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a मल्टीप्लाई बाय समेशन आर स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो आईपी का वैल्यू a मल्टीप्लाई बाय समेशन आर स्क्वायर हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड, नाउ सी हियर प्रॉपर्ली, अच्छे तरीके से सभी बच्चे यहां पर सुनने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं यहां पर, अगर मान लो मुझे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करता हूं, तो शेयर स्ट्रेस को कैसे लिखा जा सकता है भैया। शेयर स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन शेयर स्ट्रेस में फोर्स कौन सा आता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। यानी कि सर मैं शेयर स्ट्रेस को टेंजेंशियल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख सकता हूं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडिंग बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस तरीके से लिख सकते हो। ये शेयर स्ट्रेस है, और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, टी अपॉन आई पी मल्टीप्लाई बाय आर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। याद रखें ये जो स्मॉल आर है इट इज अ रेडियल डिस्टेंस। हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, ये गलती करते हैं बच्चे यहां पर, जो स्मॉल आर हमारे लिए दिखाई दे रहा है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज कॉल्ड एज रेडियल डिस्टेंस। इसको मैं आपके सामने क्या बोलूंगा, इसको मैं आपके सामने रेडियल डिस्टेंस बोलता हूं। तो स्मॉल आर इज द रेडियल डिस्टेंस, इसको हमने रेडियल डिस्टेंस आपके सामने बोला। अब कंडीशन को सुनना बड़े ध्यान से, स्मॉल आर को तो हमने रेडियल डिस्टेंस बोल दिया, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब कंडीशन क्या होने वाला है माय डियर फ्रेंड, कंडीशन ये है कि अगर अपन को टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 1 निकालना है, सपोज दैट हमने डायरेक्ट फोर्स भी 1 पर निकाला, टेंजेंशियल फोर्स भी मैं 1 बोल्ट पर निकाल लेता हूं। तो अगर मुझे टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 1 निकालना है, अगर मुझे टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट काय पर निकालना है, 1 पर निकालना है, तो अगर मुझे टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 1 पर निकालना पड़ा, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 1, अगर मैं 1 बोल्ट पर टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू निकालूंगा, तो टेंजेंशियल फोर्स बोल्ट 1 पर कैसे निकलेगा भैया, टेंजेंशियल फोर्स बोल्ट 1 पर Ft1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज T अपॉन आईपी का वैल्यू हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, आईपी की जगह हम रख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय समेशन क्या, समेशन आर स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग, ये मैं आपके सामने रख सकता हूं, a मल्टीप्लाई बाय समेशन आर स्क्वायर, ये मैं आपसे रख सकता हूं। अच्छा Ft1 डिवाइडिंग बाय a भी आएगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। सो मैंने आपके सामने लिखा दिस इज Ft1 डिवाइडिंग बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय r1 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट बोल्ट है तो फर्स्ट बोल्ट का रेडियल डिस्टेंस इज r1 स्क्वायर ही आएगा। हमें क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है सर, a से a को मैंने उड़ा दिया, और जैसे ही हमने a से a को उड़ाया तो हमारे पास Ft1 कितना आएगा, व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 1, सो दिस इज T अपॉन समेशन r स्क्वायर, T अपॉन समेशन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1, इट इज द वैल्यू ऑफ Ft1, ये हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 1 आ गया। आर यू गेटिंग? अब देखिए अगर मुझे टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 2 निकालना होता, समझो मेरी बात, अगर मुझे टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 2 निकालना होता, तो अगर मुझे टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 2 निकालना होता तो हम यहां पर कुछ नहीं करते, R1 की जगह R2 कर देते, 3 में R3 कर देते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ईच एंड एवरी बोल्ट पर हम आराम से टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमने अब जिस तरीके से मैंने यहां पर डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स देखा था, इसी तरीके से मैं डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स का भी पता लगा सकता हूं। चलिए देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स का पता हम किस तरीके से लगाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अच्छे तरीके से एक बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स के बारे में बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स के बारे में बात करूंगा,
इफ आई विल टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात करूं, देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी बहुत ही यूनिक है एक्चुअल में। अभी ये टफ नहीं है, अभी जब इसका रिजल्टेंट निकलेगा तब आपको टफ लगेगा, ठीक है ना। अभी हमने डायरेक्ट फोर्स अलग से पढ़ा था और टेंजेंशियल फोर्स अलग से पढ़ा था, अब मैं डायरेक्ट फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स दोनों को क्लब करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अभी पहले आप टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन और देख लीजिएगा। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स के बारे में बात करूं, सो दीज आर दी नंबर ऑफ बोल्ट्स। ये हमारे पास क्या दिख रहे हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट हमें दिखाई दिए 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 6, 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स आर देयर। हमारे लिए 6 बोल्ट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आपके सामने यहां पर बात करता हूं काय के लिए, अगर मैं आपके सामने सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप के बारे में बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप, अगर मैं सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप की बात करूंगा आपके सामने, सो नाउ सी हियर, अच्छे तरीके से सुनना क्या होगा। हमने आपसे बोला दिस इज R1 डिस्टेंस, दिस इज R2 डिस्टेंस, this is R3 distance, this is R4 distance, this is R5 distance and this is R6 distance। ये हमारे पास R6 दिख रहा है। इस वाले को हमने आपके सामने बोला this is R1 distance, this is R2 distance, this is R3 distance, this is R4 distance, this is R5 distance and this is R6 distance। ये हमें R1, R2, R3, R4, R5 और R6 यहां पर दिखाई दे रहा है। अब कंडीशन ऐसा है कि अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स की बात करता हूं, तो देखिए टेंजेंशियल फोर्स की जब भी हम बात करेंगे आपके सामने, तो यहां पर देखो टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन लाइक दिस। हम सभी लोग एक बात स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अच्छे समझ में आ चुका है सभी के लिए, ये FT1 है कि भैया जो रेडियल डिस्टेंस है और टेंजेंशियल फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के मालूम कैसे रहेंगे, ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो भैया इस तरीके से मैं डायरेक्शन पता कर सकता हूं, यहां पर जो फोर्स आएगा इट इज FT2 और ये भी इसके परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, सो दिस इज कॉल्ड एज FT3। यहां पर अगर मैं आपके सामने बात करूं, सो दिस इज कॉल्ड एज FT4, इसको हमने FT4 बोला। ये अगर मैं आपके सामने बात करूंगा, सो दिस इज कॉल्ड एज FT5, ये हम FT5 बोलेंगे। और इसके बारे में अगर मैं आपके सामने बात करूं, सो दिस इज कॉल्ड एज FT6। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स है। ये टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स, ये डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन है। अब मैं एक डायग्राम में दूसरे टाइप डायग्राम को क्लब करता हूं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं कंबाइंड डायरेक्शन ऑफ कंबाइंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स बताने की कोशिश करता हूं। सो राइट डाउन, अपन देखते हैं combination of direct force and tangential force। मैं टेंजेंशियल फोर्स और डायरेक्ट फोर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में आपके सामने बात करूंगा। तो अगर मैं आपके सामने कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स के बारे में बात करना चाहूं या फिर डिस्कस करना चाहूं, तो अच्छे तरीके से एक बात को समझिएगा और सुनने की कोशिश करिए। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स को बनाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। हमने 6 नंबर ऑफ बोल्ट को बनाया, एक बोल्ट ये है, दूसरा बोल्ट ये है और तीसरा बोल्ट ये है। तो ये 3 बोल्ट यहां पर आ गए, चौथा बोल्ट ये हो गया, पांचवा बोल्ट हमने ये निकाल दिया और छठवा बोल्ट इज लुकिंग लाइक दिस, सिक्स्थ बोल्ट हमने ये निकाला। तो अगर मैं आपके सामने बात करता हूं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स आर देयर। हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं। अब अगर हमारे पास 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स आर देयर, हमारे पास 6 नंबर ऑफ बोल्ट हैं, ये हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप। ये हमारे लिए बोल्ट ग्रुप का सीजी दिखाई दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल्ट ग्रुप का सीजी बोल दिया है। दिस इज कॉल्ड एज सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप, इसको हमने सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप बोल दिया, ठीक है ना। हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है डायरेक्ट फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स क्या कहलाते हैं, क्या नहीं है। अब सबको हर एक चीज पता पड़ चुकी है। तो हमने आपके सामने अगर फर्स्ट बोल्ट की बात करूं, जैसे हमने फर्स्ट नंबर के बोल्ट की बात किया आपके सामने, इफ आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट नंबर ऑफ बोल्ट, तो अगर हम फर्स्ट बोल्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट बोल्ट पर डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज FD1, इसको हमने FD1 बोला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
और अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स के डायरेक्शन की बात करूं, इस तरीके से हमारे पास जो आ रहा था, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स, इस टेंजेंशियल फोर्स को हमने आपसे बोला Ft1। सही बात है कि नहीं? इसी तरीके से हमने बात किया था। सो ये हमने बोला डायरेक्ट फोर्स, और डायरेक्ट फोर्स हमारे पास आ रहा है Fd1, और इसका हमने बात किया, सो दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स। ये हमें टेंजेंशियल फोर्स दिख रहा है, एंड टेंजेंशियल फोर्स इज Ft1। सही बात है। इसी तरीके से इस वाले बोल्ट की अगर मैं बात करूं, तो इस वाले बोल्ट पर जो डायरेक्ट फोर्स आ रहा है, इस वाले बोल्ट पर जो डायरेक्ट फोर्स आ रहा है, इस डायरेक्ट फोर्स को आई विल कंसीडरिंग Fd2, और इस वाले बोल्ट पर जो टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है, इस टेंजेंशियल फोर्स को आई विल कंसीडरिंग Ft2। इसी तरीके से डायरेक्ट फोर्स जो इस वाले बोल्ट पर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज Fd3, ठीक है ना। और अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स की बात करूं, तो इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स आ रहा था, एंड दिस टेंजेंशियल फोर्स इज Ft3। सही बात है। इसी तरीके से इस वाले बोल्ट की जब मैं बात करूंगा, तो इस वाले बोल्ट पर जो डायरेक्ट फोर्स आ रहा था, दिस डायरेक्ट फोर्स इज बिकम Fd4, ये Fd4 आ रहा था, ठीक है ना, दिस इज Fd4। और अगर टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन देखूं लाइक दिस, इस तरीके से हमें टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा था, एंड द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स लाइक दिस, इस तरीके से डायरेक्शन दिख रहा था, एंड दिस इज कॉल्ड एज Ft4। इसको हमने Ft4 बोल दिया। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करता हूं, और मान लीजिए हमने आपसे बोला ये जो फिफ्थ वोल्ट हमें दिख रहा है, इस फिफ्थ वोल्ट पर डायरेक्ट फोर्स जो आ रहा है, दिस डायरेक्ट फोर्स इज Fd5। और अगर मैं आपके सामने टेंजेंशियल फोर्स की बात करूं, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, एंड दिस इज Ft5। ये हमें Ft5 दिखाई दे रहा था। आर यू गेटिंग? यही दिख रहा था ना, आई थिंक ऐसा ही था। देख लेते हैं अपन साइन कन्वेंशन। नो नो नो, साइन कन्वेंशन इज डिफरेंट। ये डिफरेंट था, यानी ये Fd1 आ रहा था, इसके ऊपर ये आ रहा था Ft5, है ना, ये Ft5 था। इसी तरीके से ये डायरेक्शन भी गड़बड़ हो चुका है मेरी समझ से। आई होप ये डायरेक्शन गड़बड़ है, आई थिंक यस। ये यहां पर जो आ रहा था, इसी पर, इसी डायरेक्शन में ये आ रहा था, दिस इज कॉल्ड एज Ft2, ये Ft2 आ रहा था। अच्छा, अब आगे चलना और धीरे से मेरी चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे बोला इस वाले बोल्ट पर जो फोर्स का वैल्यू आ रहा था, इस वाले बोल्ट पर जो फोर्स का वैल्यू आ रहा था, ये कितना था? सो दिस इज Fd6, और इसके टेंजेंट, इसके परपेंडिकुलर, यानी इस वाले डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, और यहां पर जो फोर्स आ रहा था, इट इज कॉल्ड एज Ft6। सही बात है। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट बोल्ट पर डिफरेंट डिफरेंट जो टेंजेंशियल फोर्स और डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू आ रहा था, हमें इसकी वैल्यू यहां पर पता पड़ गई। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सभी लोगों को आराम से चीजें समझ में आ रही हैं? अब कंडीशन देखना, मैं आपके सामने जैसे बोल्ट 1 की बात करूं, इफ आई विल कंसीडरिंग बोल्ट 1, अभी हमने बोल्ट 1 के लिए ही काम किया हुआ है, तो मैं आपके सामने क्या कंसीडर करता हूं? तो आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू बोल्ट 1, मैं आपके सामने फर्स्ट बोल्ट को कंसीडर करता हूं। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही हमने बोल्ट 1 को कंसीडर किया, 1 बोल्ट कंसीडर करने के कारण देखिए हो क्या रहा है। हमने यहां पर आपके सामने बोल्ट 1 ले लिया, दिस इज अवर बोल्ट नंबर 1। अब जब हम बोल्ट नंबर 1 के बारे में आपके सामने बात कर रहे हैं, तो यहां से एक फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है लाइक दिस, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज Fd1। दिस इज डायरेक्ट फोर्स एट बोल्ट 1, एंड ये जो हमने आपके सामने यहां से ट्रांसमिट किया, दिस इज कॉल्ड एज Ft1, दैट मींस टेंजेंशियल फोर्स एट बोल्ट 1। ये टेंजेंशियल फोर्स बोल्ट 1 पर आ गया। सही बात है ना, मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया, बाकी डायग्राम ऐसे ही बन रहा है। इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज बिकम थीटा। इस एंगल को मैं आपके सामने थीटा बोलूंगा। सो दिस एंगल इज बिकम थीटा, हमने इसको थीटा बोला। अब हम सभी लोग एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया जब भी ये टेंजेंशियल फोर्स और डायरेक्ट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता हुआ नजर आएगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। इस तरीके से हमारे सामने क्या करेगा? एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये जो हमने आपके सामने बोला, दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स एट बोल्ट 1, ये फर्स्ट बोल्ट पर आया हुआ रिजल्टेंट फोर्स है। भैया आप एक बात बताइए, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से जोड़ दूं, इस लाइन को इस तरीके से जोड़ दूं, ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? अरे सही बताओ, ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही हुआ। तो अगर मुझे इस रिजल्टेंट फोर्स एट बोल्ट 1 का वैल्यू निकालना है, क्या फॉर्मूला होता था, क्या पढ़ा था बचपन में? रिजल्टेंट फोर्स एट बोल्ट 1। तो अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स एट बोल्ट 1 निकालना है, सो इट इज द अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट है काय का, Fd1 का स्क्वायर प्लस Ft1 का स्क्वायर प्लस 2Fd1
1 मल्टीप्लाई बाय Ft1 cos थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमने आपके सामने बोला, अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स एट वोल्ट 1 निकालना है तो रिजल्टेंट फोर्स एट वोल्ट 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Fd1 का स्क्वायर प्लस Ft1 का स्क्वायर प्लस 2Fd1 cos थीटा। ये मैंने आपके सामने सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दिया। आर यू गेटिंग? तो ये हमने सीधा सीधा वैल्यू आपके सामने पुट किया है। दिस इज Fd1 प्लस Ft1 का cos थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात सुनना, एक्चुअल में जो रिजल्टेंट फोर्स, यानी ये रिजल्टेंट फोर्स हमारे बोल्ट 1 पर आ रहा है, ऐसे ही रिजल्टेंट फोर्स बोल्ट 2 पर आ रहा होगा। लेकिन याद रखें, ये कनेक्शन केवल और केवल तभी सेफ होगा, कब सेफ होगा, जब रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू, जो बोल्ट 1 पर रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, उसका वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल हो। कैसा? लेस और इक्वल हो जाए बोल्ट स्ट्रेंथ से। ठीक है ना? बोल्ट स्ट्रेंथ से इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस और इक्वल होना चाहिए। अब बात आता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट बोल्ट स्ट्रेंथ? तो हम सभी लोग जानते हैं, बोल्ट स्ट्रेंथ इज द मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में से जो भी मिनिमम होगा, उससे ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? मिनिमम या फिर उसके बराबर आनी चाहिए। तो ठीक है। अगर रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से ज्यादा आता है तो कनेक्शन सेफ नहीं रह पाएगा, हमारा बोल्ट टूट जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इस तरीके से अपन इसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन कैलकुलेट कर, यानी हर एक बोल्ट पर इसेंट्रिसिटी लोडिंग के कारण रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो मुझे आपके सामने डिस्कस करना था। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।